हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने इस पाठ के काव्यखंड जो हमारा पाठ था, भाग था, उसका आखिरी चैप्टर है ये हमारा। और इस किताब का भी, हिंदी सिलेबस का भी आखिरी चैप्टर है हमारे गोधौली का, है ना। और इस चैप्टर का नाम है मेरे बिन तुम पर भू। तो इसके प्रश्नोत्तर हम आज लोग करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को। और जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है उन सभी सवालों को हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कि बीबीआई जो सवाल है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, मेरे बिन तुम प्रभु किस कवि की रचना है। क्या बोल रहा, मेरे बिन तुम प्रभु ये किस कवि की रचना है ना। तो पहला है जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के या वीरेन डंगवाल। ये सवाल हमारा भी आई है। क्या है? भी आई। और इसका आंसर होगा रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के होगा इसका आंसर। अगला सवाल, रेनर मारिया रिल्के किस देश का कवि है? इंग्लैंड, जर्मनी, चीन या जापान। बताइए। ये भी सवाल हमारे लिए भी आई है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर भी होगा, जर्मनी के है। ठीक है, ब्रश में थोड़ा पतला कर लो, कुछ ज़्यादा ही साइज हो रहा है इसका अब। ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं यार, थोड़ा ठीक रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 1899 में, 1875 में, 1961 में या 1947 में। तो तीन का आंसर होगा बी, 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के जो हमारे हैं इस चैप्टर के लेखक, उनके पिता का क्या नाम था? गंगा दत्त, परमानंद दत्त या फिर जोसेफ रिल्के। तो इनके पिता का नाम क्या था? बताइए। तो इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। अगला सवाल, रेनर मारिया रिल्के के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती, निर्मला, सोफिया या तृप्ता। तो इनके माता जी का नाम था सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया? इलाहाबाद, प्राग और म्यूनिक, लिप्जिंग या आगरा। तो 6 का आंसर होगा बी, प्राग और म्यूनिक से। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? मतलब ये जो कविता लिखते हैं उनकी शैली कैसी होती है? गद्यात्मक होती है, रचनात्मक होती है, पदात्मक होती है या गीतात्मक। मतलब इनकी जो कविता होती है मतलब गद्य की तरह होती है, या फिर एक रचना कहानी की जैसा होती है, या फिर एक पद की तरह होती है, या फिर गीत की तरह होती है, ये बोल रहे हैं। तो 7 का आंसर होगा हमारा डी, गीतात्मक होता है। कैसा होता है? गीतात्मक, गीत की तरह। आठवां सवाल क्या है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या ग्रीक। क्योंकि बाबू ये जर्मनी में थे, जर्मनी से पैदा हुआ है, तो इनकी जो भाषा है वो है जर्मन। कैसी है? जर्मन। अगला सवाल देखते क्या है। रिल्के की कहानी संग्रह है लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेल्स ऑफ अलमाइटी, लॉरेंस, सेक्रीफाइस या एडवेंट। रिल्के जी कहानी लिखते थे, कहानी संग्रह, वो कौन है इसमें? तो 9 का आंसर होगा बी, टेल्स ऑफ अलमाइटी। 10वां सवाल जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, रिल्के की कविता मेरे बिन तुम प्रभु है कैसी कविता है? भावात्मक, रहस्यवाद, भक्ति, भावात्मक, हास्यात्मक या इनमें से सभी। तो 10 का आंसर होगा हमारा ए, भावात्मक, रहस्यवाद। इनकी जो कविता है वो इनके भाव से जुड़े हुए हैं और
कैसी है? तो रहस्य जैसा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल। रिल्के का काव्य संग्रह है, इन्होंने बहुत से कविताएं लिखी है, तो उन कविताओं का जो संग्रह था, कविताओं का संग्रह जिसमें होता है किताब में, उसको बोलते हैं काव्य संग्रह। तो इनकी काव्य संग्रह क्या है? लॉरेंस, सैक्रिफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, या इनमें से सभी? तो 11 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 12वां सवाल, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ? ये भी बीबीआई सवाल है, ये भी बीबीआई सवाल है बच्चा। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। अप्रैल 1987, दिसंबर 1926, दिसंबर 1977 या जनवरी 1948? इनका मृत्यु कब हुआ था ये बताना है। तो 12 का आंसर भी है, दिसंबर 1926 में इनकी मृत्यु हुई थी। 13वां सवाल, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1873, 4 जनवरी 1874, 4 दिसंबर 1875 या 4 फरवरी 1876? 13 का आंसर होगा सी, 4 दिसंबर 1875 को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। अगला सवाल, भक्ति कवि अपने को भगवान का क्या मानते हैं? कविता में बोलते हैं अपने को जलपात्र, सेवक, भक्त या अनुयायी? तो जलपात्र मानते हैं। क्या मानते हैं? जलपात्र मानते हैं। ये भी सवाल है। भक्त रिल्के प्रभु यानी ईश्वर से क्या करता है? प्रश्न, सजदा, प्रार्थना या इनमें से सभी? तो 15 का आंसर ये होगा, प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है। 16 में, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है भगवान से? फल की, दूध की, मिठाई की या मदिरा की? तो मदिरा की बोलता है, मदिरा जो है वो स्वाधीन है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नैनों पर या कवि के कपोलों पर? तो इसका आंसर होगा कवि के कपोलों पर। यह भी बीबीआई सवाल है बच्चा। ठीक है, अगला सवाल, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? इनकी जो कविता है वो किस भाव की? श्रृंगार, वीर, भक्ति या अद्भुत? बताइए। 18 का क्या होगा? तो 18 का आंसर होगा सी, भक्ति भाव की कविता इनकी। 19वां सवाल, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्योंकि इनकी कविता जो थी वो जर्मनी में थी, तो इनका अनुवाद किसने किया? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या डॉक्टर संपूर्णानंद? बताइए। तो 19 का आंसर बी होगा, धर्मवीर भारती ने इनका कविता को हिंदी में अनुवाद किया। भी आइए। 20वां सवाल क्या है? रिल्के ने कहाँ के साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित किया? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? 20 का आंसर ए होगा, यूरोप के साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से इन्होंने प्रभावित किया। 21 का सवाल देखते हैं क्या है। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने या किसी ने नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, मनुष्य ने। अगर मनुष्य ही ना रहेगा तो भगवान क्या करेंगे? उनकी पूजा अर्चना कौन करेगा? ऐसा ये बोलते हैं। 22 का सवाल क्या है? 22 का सवाल है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व ना रहेगा? ईश्वर का, पर्वत का, प्रकृति का, हवा का? तो इसका आंसर होगा ए, ईश्वर का। बोलते हैं अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? जलपात्र कहा है, जलधारा कहा है, जलमात्र कहा है या जलजीव कहा है? तो जलपात्र कहा, भगवान का जलपात्र कहा। लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और ये हमारा बीबीआई सवाल है बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घोंघा, पुतला, मूर्त या खाल? 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर होगा ए, घोंघा। क्या होता है? घोंघा। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? श्रृंगार, वीर या भक्ति? तो इसका आंसर होगा भक्ति भाव की। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? ये भी बीबीआई है। प्रवास,
आवास, बेघर या घर, बताइए। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? तो 26 का सी होगा बेघर। क्या होगा? बेघर। 27वां सवाल, कपोल का अर्थ क्या होता है? सिर, ललाट, गाल या चेहरा। ये भी बीबीआई सवाल है, शब्दार्थ से आ रही है सारे सवाल, ठीक है। तो 27 का आंसर सी होगा गाल। 28वां सवाल, किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? प्रभु का, राजा का, देवता का या भक्त का? तो बोलता है प्रभु का शानदार लवादा गिर जाएगा। 19, लहू लुहान कौन भटकेंगे? भक्त, भगवान, दानव या फिर भगवान के पार, भगवान के पैर। तो इसका आंसर भी होगा डी, भगवान के पैर। ये भी सवाल हमारे पीबीआई है, देख रहे हो। चलो 30वां सवाल, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? खड़ाऊ को, पद चिन्ह को, दास को या इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर क्या होगा? बोलो। 30 का आंसर होगा सी, दास को दिया गया है पादुका की संज्ञा। द नोटबुक ऑफ माल्टे ब्रिज किसका उपन्यास है? हम लोग को पता है, रेनर मारिया रिल्के की। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? पूजा के बिना, मंत्रोच्चारण के बिना, दास के बिना या अवतार के बिना? तो दास के बिना। दास अगर नहीं रहेंगे तो वो गृहहीन हो जाएंगे, है ना। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की टोटल 30 प्लस यानी कि 32 क्वेश्चन, और इसमें जो भी सवाल थे वो हम लोगों ने यहाँ देखा है। और आज हमारा फाइनली गोधूली का काव्यखंड समाप्त होता है। बार बार बता रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवालों को डिस्कस नहीं करते हैं आपस में तो आप लोग बड़ा जल्दी भूल जाएंगे। तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी सवाल बताएं उसे नोट्स कीजिए, याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द आप लोगों को इन सब का सब्जेक्टिव भी मिलने वाला है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और आपके एग्ज़ाम में जो निबंध आता है वो निबंध भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। निबंध को किस तरह से लिखना है, कैसे सजाना है, ये सारा कुछ हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो निबंध के प्लेलिस्ट में जाइए और निबंध जल्दी जल्दी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार लिख लीजिएगा, सारे निबंध को 1-1 बार लिख करके 2 बार पढ़ लीजिए, दोस्तों में 2-4 बार सुना दीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए, बस ख़त्म, सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का चैप्टर, और फाइनली हम लोगों ने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है हिंदी का, ठीक है। चलिए, तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।